बाराबंकी जेल से एक खालिद मुजाहिद कोर्ट जाता है और वापसी में गर्मी से लू खा के मर जाता है। मुझे अवकाश प्राप्त किए हुए कई साल हो गए थे, 3 साल 4 साल हो गए थे, 3 साल हो गए थे। ब्रिजलाल डीजी सिविल डिफेंस थे और आओ देखा ना ताओ, हम लोगों के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा लिख दिया गया हत्या का कि साहब चूंकि विक्रम सिंह ब्रिजलाल ने और एसटीएफ के कमांडोज ने इनको इतना मारा, उस मारपीट के परिणाम स्वरूप इसकी मौत हो गई। इससे बड़ा झूठ और फरेब आप समझ सकते हैं कि मैंने कभी सुना। हम लोग उनमें से कि अगर कोई गलती करेंगे कह देंगे हमने किया है, लेकिन नहीं किया है तो इतना भी साहस है कि हमने नहीं किया है और इसका फैसला न्यायालय करेगी कौन दोषी है कौन निर्दोष है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। 2022 में जो उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर हम पूरे प्रदेश के दौरे पर थे। हमने सभी से बात करी, लोगों की राय ली और हमने जानने की कोशिश करी कि आखिर लोगों के इन चुनावी माहौल में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पे वोट देने वाले हैं। तो हमें जो मैक्सिमम लोग मिले उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि भैया जो है 2022 का जो चुनाव है हमारे लिए एक ही मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर। पूरा का पूरा प्रदेश का जो चुनाव है और खासकर अभी जो मौजूदा सरकार है वो भी पेश करने में ये लगी हुई है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है। तो इसी लॉ एंड ऑर्डर के मामले को हम समझने के लिए इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी। सर नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़े और अभी मौजूदा दौर में नोएडा इंटरनेशनल के आप चांसलर भी हैं। तो सर से जानेंगे, क्योंकि सर से अच्छा कोई इस बारे में बता नहीं सकता कि आखिर 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या था। सर एक चीज़ है सर कि हम ग्राउंड पे जाते हैं, हमने लोगों से बात करी, हमने जानने की कोशिश की कि आपके मुद्दे क्या हैं। तो हमें ज़्यादातर जो लोग मिलते हैं वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। हम भी ये सोचते हैं कि आखिर क्या है कि महंगाई मुद्दा नहीं है, जो विपक्ष कहता है कि महंगाई बेरोजगारी है, मगर व्यक्ति बोलता है लॉ एंड ऑर्डर। हम रहेंगे तो सब रहेगा। तो ऐसा क्या था सर 2017 से पहले कि लोग इतना डरे हुए हैं कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर ज़रूरी है? जितेंद्र जी नमस्कार, और मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने शाइनिंग इंडिया ऐसे उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म पे मुझे अवसर दिया। और जो प्रश्न आपने दिया है ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर सब कुछ हो, कानून व्यवस्था न हो, तो जैसे मानव शरीर निष्प्राण और निस्तेज हो जाता है, बिना कानून व्यवस्था के वही हालत होगी, कागज़ के फूल और बिना सुगंध के फूल। 2017 के पहले क्या था और आज क्या है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं आपके सामने 3 प्रश्न पूछता हूँ। क्या आपने कहीं इस तरीके से बाहुबलियों की बिल्डिंग पे बुलडोज़र चलते हुए देखा, हाँ या ना? क्या 1800 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त करना और कुर करना आपने देखा है, हाँ या ना? तीसरा सवाल, क्या शीर्ष स्तर पे किसी तरह की संलिप्ति थी या उदार दृष्टिकोण माफियाओं से या बाहुबलियों से, हाँ या ना? तो आपके प्रश्न का उत्तर खुद मिल गया, क्योंकि वो ये यक्ष प्रश्न है कि पहले दिल में निर्णय कर लीजिए, मन मस्तिष्क में ये निर्णय कर लीजिए कि आपको इनको मिट्टी में मिलाना है। बातें बहुत कहे ढपोर शंख की तरह कि हम कर देंगे, और अंदर एक लाभ का खाना अगर जिंदा है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके पहले कल्याण सिंह जी की जो सरकार थी 1991, मायावती जी की सरकार थी, एक 2 टूक नो नॉनसेंस, जीरो टॉलरेंस का मैसेज गया था और वो धरातल पे दिखाई भी पड़ा था। उसके बाद बातें तो बहुत हुई, चले बहुत, पहुँचे कहीं नहीं। आप जहाँ खड़े हैं, जितने भी महानगर हैं, आप चले जाते, शाम का यही वक्त होता, गाड़ी के बोनट पे बाहुबली बैठ करके दारू की बोतल खोल करके सरेआम शराब का सेवन करते, बहू बेटियों के ऊपर फिक्रे कसे जाते और किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनको चेक करना या उनके बारे में कोई कार्रवाई करना। इस तरीके से कानून व्यवस्था नहीं चलती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, बातों से नहीं चलती है। ये संदेश ऐसा जाता है कि उत्तर प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों तक जाए कि अगर अपना कैरियर प्यारा है तो बाहुबलियों को नेस्तनाबूद करना है, और अगर बाहुबलियों को नेस्तनाबूद नहीं करोगे तो तुम्हें हम नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन ये संदेश गया नहीं था पहले। 2017 के बाद ऐसा संदेश गया कि अगर संलिप्त पुलिसकर्मी है उसकी भी खैरियत नहीं, और बाहुबलियों की तो मैंने जो दुर्दशा है वो आज दिखाई। न भूतो न भविष्यतो, मुझे लगता है कि भविष्य में ज़रूर हो, लेकिन इसके पहले कोई ऐसा सीन आपने खुद दिया कि आपने नहीं देखा है, और मैंने भी नहीं देखा। आप तो युवा हैं, मैं तो बूढ़ा हूँ, लेकिन मैंने भी नहीं देखा ये इस तरीके का कठोर निर्णय और भीष्म प्रतिज्ञा, या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे।
स्थितियाँ सर ये रही जो आप बता रहे हैं कि योगी गवर्नमेंट में ये सब चीज़ें देखने को मिली, मगर बार बार सरकार ये भी तर्क देती है अपने अभिभाषण में। आप देखिए योगी आदित्यनाथ किस तरीके से बताते हैं कि जो पहले की सरकारें थी वो आतंकियों को छुड़ाने का काम करा करती थी, हम कार्रवाई करने का काम करते हैं। आप भी अपने समय में रहे, आपके ऊपर जिस तरीके से खालिद वाला जो मामला चला, आपने खुद उन चीज़ों को देखा, तो क्या परिस्थितियां रहा करती थी सर? बताया जाता था कि कानून अगर कार्रवाई करना चाहे तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर दिया करता था, जो मुख्तार अंसारी वाले में हुआ था। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं मेरा इशारा कहाँ। आपका इशारा नहीं, ये टंकार के साथ आपको कहना चाहिए, क्योंकि जनता को जानने का अधिकार है। हमारी राजनीति की एक टांग है तुष्टीकरण और दूसरी टांग है दिमागी दिवालियापन और एक तरफा कार्रवाई, और तीसरी ये है कि एक पक्ष की तरफ देखो भी मत। इन तीन टांग से कानून व्यवस्था न सुधरी थी, न सुधरी है, न सुधरेगी। और आपने जो कड़ा संदेश दे दिया ना अपने 2012 के घोषणा पत्र में, बेगुनाह लोगों के मुकदमे वापस लिए जाएंगे, तो बेगुनाह कोई भी हो मुकदमे वापस होने ही चाहिए। ये नहीं कि तथाकथित एक बिरादरी के तथाकथित बेगुनाह, उनके ऊपर तो सारी कृपा दृष्टि पड़ी हुई है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा जी, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं समझता हूँ जो भी बेगुनाह है उसके खिलाफ, उसके संबंध में ये कार्रवाई होनी चाहिए, एक पक्षी कार्रवाई नहीं। लेकिन वाकई में अगर निर्दोष हो, अब मैं आके आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में 2007 में 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, वर्तमान अयोध्या, तत्कालीन फैजाबाद, बनारस और लखनऊ, जिसमें 13 लोग मारे गए थे, 59 लोग घायल हुए थे गंभीर रूप से, 9 तत्कालीन फैजाबाद वर्तमान अयोध्या में और 4 बनारस में। इसमें बड़ी मुश्किल से एटीएस और यूपी एसटीएफ ने, ब्रिजलाल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, मैं तो साधुवाद करूंगा, अमिताभ यश ने बड़ी मेहनत करके हुजी और इंडियन मुजाहिदीन का वो मॉड्यूल पकड़ा संजरपुर और अन्य स्थानों से, जो कि बाटला हाउस में भी शामिल था, आगे बाटला हाउस में भी वो क्रियाशील होगा, और इंडियन मुजाहिदीन का वो मॉड्यूल जिसको हम लोग कहते हैं आजमगढ़ मॉड्यूल, जो सीरिया और अफगानिस्तान में ट्रेंड था। लेकिन वाह, हमने भेजा जेल, पूछताछ की, और उसके बाद इनके मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई तत्कालीन सरकार ने शुरू कर दी। ये तो भला हो, मैं नमन करूंगा अपने हाईकोर्ट का, जिसने कहा कि आप सिर्फ मुकदमे क्यों वापस ले रहे हैं, आप इनको पद्म विभूषण से भी अलंकृत करें, क्योंकि ये दोषी है या निर्दोष है इसका निर्णय कोर्ट करेगी, आप नहीं करेंगे। इस फटकार के बाद ये प्रक्रिया तो बंद हो गई, लेकिन इसके बाद भी मंसूबे इनके बदस्तूर जारी थे। इसके अलावा भी अगर आप देखें कि एन केन प्रकारेण कहीं ये संदेश चला जाए कि आपने दुस्साहस कैसे किया चरमपंथियों के ऊपर कार्रवाई करने का। अब आप आइए, बाराबंकी जेल से एक खालिद मुजाहिद कोर्ट जाता है और वापसी में गर्मी से लू खा के मर जाता है। मुझे अवकाश प्राप्त किए हुए कई साल हो गए थे, 3 साल 4 साल हो गए थे, 3 साल हो गए थे। ब्रिजलाल डीजी सिविल डिफेंस थे, और आओ देखा न ताओ, हम लोगों के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा लिख दिया गया हत्या का, कि साहब चूंकि विक्रम सिंह ब्रिजलाल ने और एसटीएफ के कमांडोज ने इनको इतना मारा, उस मारपीट के परिणाम स्वरूप इसकी मौत हो गई। इससे बड़ा झूठ और फरेब आप समझ सकते हैं कि मैंने कभी सुना। हम लोग उनमें से कि अगर कोई गलती करेंगे कह देंगे हमने किया है, लेकिन नहीं किया है तो इतना भी साहस है कि हमने नहीं किया है, और इसका फैसला न्यायालय करेगी कौन दोषी है कौन निर्दोष है। इसके अलावा एक और उदाहरण दूंगा, शैलेंद्र प्रताप सिंह डिप्टी एसपी, मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी, एलएमजी की बरामदगी, दबाव पड़ता है आप एलएमजी न दिखाएं, आप पोटा के चार्जेस वापस लें। क्यों वापस ले लें? कौन से शरीफजादे हैं आप? अगर आपने जो किया है तो भोगिए फिर अब आप। लेकिन उसको इतना प्रताड़ित किया कि शैलेंद्र प्रताप सिंह को इस्तीफा देना पड़ा नौकरी से। बहरहाल मैं नमन करता हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह का, जिसने जिस बहादुरी से काम किया, उसका नमन मैं ही नहीं करता, पूरा विभाग करता है। लेकिन आपको ये स्पष्ट करना होगा कि आप बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है नहीं करनी है। नहीं करनी तो आप कानून में संशोधन ले आइए और ये कह दीजिए बाहुबलियों की तरफ कोई देखने का कष्ट ना करे। लेकिन अगर नहीं है तो पुलिसकर्मी जब सेवा में आता है तो संविधान के प्रति शपथ लेता है, कानून तोड़ेगा या तो तुम रहोगे हम रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे। और अगर किया है तो मैं इसका नमन करता हूं, मैं साधुवाद देना चाहूँगा। ये कड़ा संदेश अभी गया है, इसके पहले इस संदेश में ये बिल्कुल धूमिल हो चुका था, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। ये तुष्टीकरण की बातें ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं थी, जनता सब समझ रही है।
मैं सरकार तो ये जो मौजूदा सरकार है और ये जो पिछली सरकार है ये तो अपने अलग दावे करती है सर, मगर सवाल ये भी लोग पूछते हैं कि ऐसा ही क्या परिवर्तन हुए। पुलिस प्रशासन उस समय भी वही था, आज भी वही है, मगर आज लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और पहले नहीं। पहले हमें कुछ लोग बताते हैं कि पुलिस के पास जाने में भी डर लगता था कि जाएंगे तो कहीं हमारे खिलाफ ही ना कार्रवाई हो जाए। इस तरीके की सिचुएशन रहा करती है। कार्य संस्कृति वो होती है, ये चीज़ ऊपर से नीचे आती है। कहते हैं ना, फौज में कहावत है, देयर आर नो बैड जनरल्स, नहीं, देयर आर नो बैड सोल्जर्स, देयर आर ओनली बैड जनरल्स। सिपाही गलत नहीं होता है, जनरल गलत होता है। इसी तरीके से अगर व्यवस्था में कोई कमी है, अगर संतान नालायक है तो संतान को बाद में, पहले माँ बाप को दोष दीजिए। इसी तरीके से अगर दुर्व्यवस्था है, कानून व्यवस्था अपंग है, लचर है, ढुलमुल है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और डीजीपी की है। और क्यों है, क्या मजबूरी है आपकी? ये तो वो समाज है कि यहाँ अगर बेटा भी कहता अगर गलत है तो बेटे को ज़्यादा सज़ा बनिस्बत इसके कि सामान्य अपराधी को। यहाँ पर तो आपने एक तरीके से ये एक संदेश दे दिया, इनकी तरफ मत देखिए। एक पूर्व डीजी, एक सर्विंग डीजी, इसके अलावा 42 कमांडोज के ऊपर आपने एटीएस एसटीएफ को ये संदेश दे दिया, इधर देखने का कष्ट न कीजिएगा। अगर देखने की कष्ट किया तो हत्या का मुकदमा लिख दिया जाएगा आपके ऊपर, कैरियर ख़त्म और आप जेल में रहेंगे। आपने तो संदेश दे ही दिया, कोई कोर कसर छोड़ी। ये तो कहिए कि सैन्य पराक्रम जीवित था एसटीएफ में कि दो हाथ अब हो ही जाएं, दो हाथ अब हो ही जाएं। और ये भी कहा था, इतने पे शांत न रहिए, जो ज़िंदगी में देखना था सब देख लिया। अब आप में अगर दम हो तो हजरतगंज चौराहे पे मुझे फांसी भी दे दीजिए और मैं देखता हूँ। मैं तो शहीद हो ही जाऊँगा, मेरी पत्नी शहीद की बेवा कहलाएगी और मेरी संतान शहीद की संतान कहलाएगी। हम लोग दबने वालों में से नहीं हैं, हम लोग डरने वालों से नहीं। डरने वाले होते तो बहुत पहले वीआरएस ले लिया होता। हम लोग उस लाइन के नहीं हैं। आपके मन में चोर हो सकता है कि आपने बाहुबलियों और अपराधियों को साथ दिया, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है, दो माई हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनबाउंड। सर से खून निकलेगा लेकिन सर झुकेगा नहीं दो कौड़ी के अपराधियों के सामने। तो आपको लगता है कि पिछली सरकारें कोशिश कर रही थी कि महकमों को कमज़ोर किया जाए? इससे बड़ा कोई संदेश हो सकता है जो शैलेंद्र प्रताप सिंह के साथ जो त्रासदी हुई, जो मेरे साथ ब्रिजलाल के साथ एसटीएफ के कमांडोज के साथ ये हुआ, और इससे कड़ा संदेश क्या हो सकता है? इससे कड़ा संदेश और क्या हो सकता है? आपने स्पष्ट कह दिया, बकौल ब्रिजलाल मेरे सहकर्मी, उनके शब्द हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई जो आपने हमारे प्यारे आतंकवादियों की तरफ आंख उठा के देखा। सर एक कानून का आप जिक्र कर रहे थे, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था 2012 में, शायद से 2012-13 के बीच दंगा रोको इस तरीके का प्रावधान आने वाला था, उसका आप जिक्र कर रहे थे और आपने कहा कि अगर ये आ गया होता तो देश किस परिस्थिति में चला जाता। मैं चाहूँगा आप विस्तार से उसको बताइए ताकि दर्शक समझ सके कि प्रदेश में क्या चल रहा था। प्रदेश में नहीं, देश में। यह संसद में कानून का प्रारूप आया था, कम्युनल वायलेंस बिल। कम्युनल वायलेंस बिल में यह कहा गया था कि अगर अल्पसंख्यक के ऊपर कोई तथाकथित अत्याचार होता है, अत्याचार किसी के ऊपर हो, अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, अत्याचार किसी के ऊपर है, गलत है। और कानून ने इतना सामर्थ्य दिया है, और अगर आज तक 1861 तक हम अपने कानून के माध्यम से शांति कायम कर सके तो कानून को दोष न दें, अपनी मानसिकता को दोष दें। नए कानून की नहीं, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, क्रियाशील होने की ज़रूरत है, प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। हाथ में हाथ धर के बैठना और आँख में काला चश्मा लगा करके या पीला चश्मा, सावन के अंदर को सब हरा हरा दिखे। उस वायलेंस बिल में ये था ओनस ऑफ प्रूफ, यानी जो आरोपी है वही अपनी सफाई दे। आरोपी जो है वही सफाई दे। आरोपी को पहले कार्रवाई और बाद में सफाई। तो आप तो मान के चलिए कि आपके अगर किसी ने कह दिया तो आपके ऊपर कार्रवाई पहले होगी, सफाई बाद में दीजिएगा। तो ये तमाम ऐसे पहलू थे कि ये एक विकलांग कानून लाने की कोशिश की गई। ये तो भला कानून आया नहीं। अगर आ जाता तो आज जो जहाँ जहाँ जो बहुसंख्यक हैं वो विकलांगता को उपलब्ध हो जाते और दर्जा दोयम के नागरिक हो जाते। अच्छा, ये जो मॉडल लाया गया सर, कई लोग इसको व्यंग तौर पे भी इस तरीके से बोलते हैं कि योगी जी एक मॉडल लाए, ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु से मेल वाला, एक व्यंग्यात्मक तौर पे भी बोलते हैं। और ये जो बुलडोज़र मॉडल है, इसका लगातार विरोध होता है कि ये एक तरीके से योगी जी, जो विपक्षियों का शब्द है उनका कहना है कि गुंडागर्दी मचा रखी है, योगी जी जज हो गए हैं, अपने हिसाब से वो फैसले कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो बुलडोज़र मॉडल है या ठोको नीति है, जिसको विपक्ष ठोको नीति के नाम से प्रचलित कर रहा है, आप कैसे देखते हैं सर? जितेंद्र जी, आप कातर जनता से पूछिए, उसके हमारे आपके कहने से नहीं। कातर जनता अगर पुष्प वर्षा कर रही है योगी जी के ऊपर, पुलिस के ऊपर, तो ज़रूर पुलिस ने, योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए होंगे। और ये कह देना ठोक दो
और ये कह देना कि गाड़ी पलट जाएगी, ये कह देना बुलडोजर चल गया। आपको किस बात की तकलीफ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी हिस्सा उसमें लग रहा है जो लूट खसोट का माल है? माल मुफ्त दिले बेरहम, ज़रूर हिस्सा लग रहा होगा जो आपको इतनी पीड़ा हो रही है। रही कानून की बात, जैसे होंगे देवता वैसा होगा पूजन। आप शालीनता से समझेंगे तो शालीनता से बात की जाएगी, वरना जिस भाषा को आप समझते हैं उसी भाषा में पुलिसकर्मी और शासन प्रशासन वर्तमान उसी भाषा में बात करता है। यहाँ शास्त्रार्थ नहीं होगा, यहाँ वो होगा जो आपकी समझ में आ जाए। इसलिए बेहतर यह है कि बोलने की नौबत ना आए, होशियार को इशारा काफ़ी है। समझ जाइए कि आपका भविष्य निहायत अंधकार में मुझे दिख रहा है, क्योंकि अब अगर आपने लक्ष्मण रेखा पार करने का दुस्साहस किया, मुझे साफ दिखाई पड़ रहा आपका भविष्य, उसके बाद योगी जी की भविष्यवाणी मूर्ति रूप लेने वाली है। तो आपको लगता है जो भाषा योगी जी के अच्छी शैली है भाषा की? निसंदेह ये भाषा मैंने 36 साल प्रयोग की है, लेकिन आप कह सकते हैं आप तो पुलिस अधिकारी, आपको बोलना चाहिए, राजनेता को नहीं। भय बिन होए न प्रीत, भय बिन होए न प्रीत। और रामचरितमानस में भी सुंदरकांड के अंतिम सोपान में आप आ जाएं, उसमें भी दिया है कि भय बिन होए न प्रीत। मैं चौपाई तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो जिस भाषा को शठे शाठी है, साम दाम दंड भेद, हम तो चाहते हैं कि आपसे बात, जैसे एक जूडो की एक कहावत है, कोई मुझसे युद्ध करना चाहे मैं कहूँगा मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। कोई मुझसे युद्ध करना चाहे मैं यही कहूँगा, इसकी एक ड्रिल भी है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन अगर युद्ध करने का आपने दुस्साहस किया तो मैं शेर की भी हत्या कर देता हूँ। ये मान के चलिए मैं हिंसावादी हूँ, लेकिन एक गाल की तरफ देख के अगर दूसरे गाल की तरफ आपने नज़र उठाई तो जैसे आप मान लीजिए बकरा टंगा होता है या कीमा बनाया जाता है, वो हरकत कर दी जाएगी आपके साथ। तो ये जो परिस्थितियाँ रही, आपको लगता है कि अब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है पहले के मुकाबले, ये सारी चीज़ें? मगर सर विपक्ष एक और तर्क देता है इसे कमज़ोर करने के लिए, जैसे बेटियों को लेकर एक हाथरस का जिक्र, एक उन्नाव का जिक्र, हाथरस उन्नाव, ये लगातार मुद्दे बनाने की, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, सभी ने कि योगी जी नाकामयाब रहे, हम होते तो ऐसा कभी होता है। मैं ये कहूँगा कि जो हाथरस हुआ बिल्कुल गलत हुआ, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। उन्नाव में जो हुआ उससे भी ज़्यादा शर्मनाक और गलत था, गैर कानून कार्रवाई, और जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर की तरफदारी शासन प्रशासन ने की, निंदनीय, दंडनीय और बहुत ही कुंसित एक कृत्य था। लेकिन पूरे प्रदेश में 25 करोड़ के अगर दो व्यक्ति हुए, ये एक अगर उत्तर प्रदेश अगर एक देश होता तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र होता। केवल 2, अंग्रेजी में कहावत है, एक्सेप्शंस प्रूव द रूल, अपवाद साबित करते हैं कि जो सिद्धांत है, इसके अलावा कोई तीसरा हो तो बता दीजिए। 2 अपवाद 25 करोड़ की, ये गलत हैं, गलत थे, और मैं इसे पुलिस के नेतृत्व को दोषी देता हूं। इतना नैतिक साहस आप में होना चाहिए था। कुलदीप सिंह सेंगर को पहली बार में भी उनको हवालात भेज देना चाहिए था, उसमें हाईकोर्ट की जरूरत नहीं थी। हाथरस में जो कार्रवाई हुई, पूरी निर्भया गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट की थी उसको तार तार किया गया। कम से कम इतना तो था कि पूरा थाना सस्पेंड हो जाना चाहिए था। कई चैनल पे मैंने इसकी बहुत निंदा की है, लेकिन बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। दंड चाहे पुलिसकर्मियों को हो, दोषी हो चाहे अपराधी हो, लेकिन अंततोगत्वा आपने वही किया जो मैं डे 1 से कह रहा था। इस वक्त अपनी दूरी कुलदीप सेंगर और आप विपक्ष से कर लीजिए। हाथरस में जिनसे जो आरोपी, अपनी दूरी कर लीजिए, और किसी भी आरोपी के साथ नज़दीकियां शोभा नहीं देती हैं। कम से कम पुलिस विभाग को तो बिल्कुल नहीं देती हैं, और राजनेताओं को भी नहीं देती हैं। अगर हम चाहें कोई ऐसा किस्सा हो जो आपने अपने समय में देखा हो, खासकर शासन प्रशासन को लेकर किस कमज़ोरी को पुलिस महकमे ने उस समय सहा था, तो आप ऐसा कुछ बताना चाहें? मैं कितने उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि पुलिसकर्मियों का मनोबल गिराने के लिए क्या नहीं किया गया। अगर आपने दल विशेष, जाति विशेष के लोगों को सब महत्वपूर्ण पदों पर रख दिया है, इसके अलावा अगर आप देखें कि किस तरीके के घटनाक्रम थे, किस प्रकार के अपराधियों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया गया, किसके केस मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई की गई, इसके अलावा किसके केस हल्के किए गए, तो संदेश बिल्कुल साफ था। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। कानून के सामने सब बराबर हैं, किसने त्रुटि की है उसके खिलाफ कार्रवाई हो नियमानुसार, और जो कानून को मानते हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन उदाहरण अगर आप जानना चाहें तो कितने उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको, एक नहीं सैकड़ों हैं। अब आप ये बताइए किस तरह का उदाहरण आप सुनना चाहते हैं? अभी जो विकास दुबे का मामला रहा, उसको लेकर भी सवालिया निशान खड़ा था शासन। उनसे पूछिए कि विकास दुबे से क्या आपका हिस्सा लगा था? चौथ लेते थे विकास दुबे से, ये हिस्सा आता था। विकास दुबे की मौत जब हुई है तो उससे मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी हुई है, उसके ऊपर एक कमीशन भी बैठा है।
जस्टिस चौहान सुप्रीम कोर्ट के, आपको विश्वास नहीं हमारी न्यायपालिका पे? केएल गुप्ता कमीशन ने, आप सिर्फ अपनी जो है राग अलाप रहे सारंगी लेकर के, आप चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं वही होना चाहिए। ये कौन सी मानसिक दरिद्रता है? ये मानसिक आतंकवाद है। ये नियो लिबरल मैं इनको कहता हूँ, लुटियंस मीडिया कहता हूँ। आपकी नहीं चलेगी, अब वो चलेगी जो सत्य है। एक बार बार जिक्र होता है सर संगठित अपराध का, क्या वो संगठित अपराध 2017 के बाद रुका या उसमें कमी आई? पहले समझ लीजिए संगठित अपराध क्या होता है। संगठित अपराध होता है जिसमें एक माफिया धनबल, बाहुबल, राजनीतिक बल के माध्यम से अपने आपराधिक साम्राज्य का संचालन करता है और लाभ से, भय से और राजनीति से अथवा तीनों से लोगों को भयाक्रांत करके, चाहे शोषण हो, चाहे धन वसूली हो, जबरन कब्जे हो, राजनीति में हो, बूथ कैप्चरिंग हो, ये सब करता है। वर्तमान समय में, पहले तो खैर बहुत शिकायत आती है बूथ कैप्चरिंग हो गई, बूथ की पहले बहुत शिकायत आती है कि साहब किसी ने 2 करोड़ का प्लॉट लिया तो आ जाते थे भाई जी कि साहब कुछ हमको भी मिठाई खिला दीजिए। किसी ने अगर मर्सिडीज़ ली या जैगवार लिया तो मिठाई खाने भाई लोग आ जाते थे। आप बता दीजिए, अब किसी की सुना हो आपने कभी? हमने तो नहीं सुना इधर कई साल से, 5 साल से तो मैंने नहीं सुना है। और नहीं सुना इसका कारण ये है कि अगर आपको अच्छे बुरे की जानकारी है, आपने किया और आप गए, जो आपने कहा था, ठोक दिए जाओगे तो क्या बुराई है? इससे अच्छा कि एक शरीफ आदमी ठोका जाए, बदमाशों के हाथे, बदमाश कानून के दायरे में रहते हुए ठोक दिया जाए तो उसमें क्या बुराई है? मगर इसको भी जैसे आपने कहा, एक नारा सर हमने सुना था, हम गए थे टावर तरफ तो हमको लोग बताते थे कि समाजवाद का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है, इस तरीके के नारे चला करते थे समाजवादी सरकार में। तो आपने अपने शासनकाल में क्या देखा सर, ये प्लॉट कब्जाने वाला जो सिलसिला बोला जाता है? प्लॉट नहीं होते, जैसे NRI है, जैसे लोग हैं, लखनऊ इलाहाबाद में प्लॉट है, और मैं रियल लाइफ बताता हूँ, और मुंबई चले गए, दुबई चले गए, इंग्लैंड चले गए, मालूम पड़ा बोर्ड लग गया, वहाँ पे भजन कीर्तन शुरू हो गया, और मालूम पड़ा रातों रात झोपड़ी बन गई, वहाँ खिचड़ी पकने लगी, और 100 लोग आकर के वहाँ कहेंगे हम तो यहाँ पर रह रहे हैं, आधार कार्ड ये हमारा पता है, सब हो गया। या 2 लोगों ने मिल करके कोर्ट में मुकदमा कर दिया, मान लीजिए मैं हूँ और जितेंद्र जी है, और प्लॉट है मान लीजिए राम सिंह का, राम सिंह को मालूम ही नहीं, जितेंद्र जी और विक्रम ने मिल करके मुकदमा किया, जितेंद्र जीत गया मुकदमा, उन्होंने कब्जा ले लिया, उनको पता भी नहीं है। इसको कहते हैं कल्यूसिव लिटिगेशन। ये सब मिली भगत टोटल ऐसे ही होती थी, महंगे प्लॉट, महंगे मकान, महंगी ज़मीनें, इस तरीके की संपत्ति, या कुछ नहीं तो सीधे एक फ़ोन, जिसको कहते हैं जबरन धन वसूलना, एक्सटॉर्शन, कि आपका एक प्लॉट है, हम चाहते हैं कि कुछ हमारा बेटा भी कुछ 2 पैसे कमा ले, आपका आशीर्वाद चाहिए। उनका बिल्कुल ठीक है, बताइए क्या करना है। उनका साहब हम कुछ नजराना भेज रहे हैं, नजराना क्यों भेज रहे हैं? उनका वो प्लॉट चाहिए था, हम 50 लाख रुपए भेज रहे हैं आपको, रियल लाइफ। उनका लेकिन प्लॉट तो 6 करोड़ का है। उनका तो सेठ 6 करोड़ तो तब मिलेगी जब जिंदा रहोगे, 50 लाख लो, रजिस्ट्री कर दो, वरना तुम्हें मालूम मैं फलाने बोल रहा हूँ। तो ये सब हरकतें होती थी, और ये सब हरकतें जो पसंद करते उनको बहुत बुरा लग रहा है, तड़प रहे हैं, क्योंकि वो कमाई, और जो नाजायज़ कमाई थी, वो चोरी का माल था, अब वो तो हो गया ख़त्म। और जब चोरी का माल हो गया बंद, तो अंदर से की जो तड़पन है वो छुप नहीं रही है, अंदर की तड़पन बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये आखिरी मौका है उस प्यास को बुझाने का, कि अगर योगी जी नहीं आते हैं, तो इसीलिए जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आए, योगी जी निकट नहीं आए हैं। तो लेकिन हनुमान जी जानते हैं कौन विजयी होगा, कौन पराजित होगा। हाँ नीलाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो प्रभु बेहतर करें, जो जनता के लिए बेहतर हो वही विजेता रहता है। सर एक चीज़ विपक्ष और टारगेट करता है, जैसे एक कहा जाता है, उनके द्वारा कहा जाता है कि एक धर्म विशेष को लेके सरकार बहुत उतारू है, उसमें लेके आजम खां का नाम लेके, अतीक अहमद का नाम लेके, मुख्तार अंसारी का नाम लेके, आपने देखा होगा किस तरीके से भाषण चले, और उनका ऐसा कहना था अगर ये इस धर्म से नहीं होते तो आज जेल में नहीं होते। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। ये कह देना इसका मतलब कि पुलिस तो बेईमान है, आपने कह दिया। क्या हमारी न्यायपालिका बेईमान है? क्या हमारे संविधान में बेईमानी का पुट है? ये सब कहना बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। आपको कोई रिलीफ है, आपको शिकायत है पुलिस से, आपको विवेचना से, आप कोर्ट जाइए, रिलीफ लीजिए। हकीकत ये है आकंठ भ्रष्टाचार और अपराध में डूबे हुए हैं, आरोप लगाने के अलावा, जिसको कहते हैं मोटर माउथ। हम लोगों को, हम पुलिस वालों को अपने चरित्र पे नाज है। ये ईश्वर साक्षी है कि हमने कभी हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं किया। हमारे STF ATS की कामयाबी, हमारे उत्कृष्ट मुस्लिम अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, मैं उनका नमन करता हूँ। लेकिन ये लोग जो हैं हमारे समाज को बांटने की कोशिश करते हैं जाति, धर्म और संप्रदाय के ऊपर। मुझे कभी किसी ने नहीं संबोधित किया ठाकुर विक्रम से। ये रिटायरमेंट के बाद लोग मुझे ठाकुर विक्रम से कहने लगे, तो मुझे भी आपस कि मैं इस जात का हूँ,
क्यों? राजनीतिक व्यक्ति आपको जात में बांटेगा, आपको ब्राह्मण कहेगा, मुझे ठाकुर कहेगा, किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान। ये चीज़ चलने वाली नहीं है। हम सब भारतीय हैं, हम सब संविधान को मानने वाले हैं। आपको हमसे शिकायत है, जाके कोर्ट में जाइए, और कोर्ट में प्राविधान है कि अगर मनमाने तरीके से हमने विवेचना की है तो हम जेल में चले जाएंगे। सर, आपने जाति की जिक्र करी। पुलिस महकमे में भी कहा गया एक खास जाति के लोगों को डाला गया जो उस काबिल ही नहीं था, मगर उस काबिल उन्हें समझा गया, उन्हें रखा गया। उसको कैसे देखते हैं? जितेंद्र जी, इसको देखना क्या है, इन भर्तियों को लेकर के तमाम कमीशन आए हैं, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भर्तियां हुई हैं उस कार्यकाल में उसकी तो सीबीआई जांच चल रही है। तो हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, दूध का पानी का होने वाला है, वरना सीबीआई की जांच क्यों हो जाती? और वो भी मैं कांस्टेबल की भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी तो जन चर्चाएं आपने सुनी होंगी, उसमें तो निलंबन आपने सुने होंगे, उसमें तो जो कार्रवाई आपने सुनी होगी। लेकिन अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत अगर सीबीआई जांच हुई है, आप बता दें देश में कहीं और ऐसा हुआ हो? सर, लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है मेरा। मैं उत्तर प्रदेश में पिछले 8 महीने से घूम रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या नहीं है, मैं बहुत प्रदेशों में घूमा हूँ, मैंने देखा है, मैंने उनके विकास को भी देखा है, मगर आप शुरू से सर रहे हैं, आपने देखा उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से आपने देखा है। हम एक चीज़ नहीं समझ में आती कि समझ पाते हैं सर कि उत्तर प्रदेश को क्या जानबूझ के कमज़ोर रखा गया क्या? आप महाराष्ट्र को देखिए, पंजाब को देखिए, क्या ये हमसे ज़्यादा ताकतवर थे? उत्तर प्रदेश से ज़्यादा संसाधन की कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, फिर भी उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य, लगातार बीमारू राज्य। और अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि बीमारू राज्य से दूसरे नंबर पे आ जाता है उत्तर प्रदेश? क्या चीज़ें रही सर? सवाल यही दिमाग में चलता है, क्या जानबूझ के किया? गौर से सुनिए, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहूँगा, लेकिन खाद्य और खनिज में जितनी संपदा उत्तर प्रदेश में उतनी ढूंढना मुश्किल है। बौद्धिक क्षमता और प्रतिभा जितनी उत्तर प्रदेश में हमारा बच्चा अमेरिका इंग्लैंड में जाके झंडे गाड़ देता है, बल्कि यहाँ तक कि जो हमसे घबराते हैं हमको भैया कह के बाहर कर देते हैं। तीसरी चीज़, हमारी जो प्रतिभा है उसके बल पे आईटी सेक्टर चल रहा है, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे मुंबई हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे इन्फोसिस हो। आप सिने जगत में आ जाएं, अमिताभ बच्चन से लेकर के कितने लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की शान को ऊपर किया है। आप कोई भी ऐसा क्षेत्र ढूंढ लीजिए, उत्तर प्रदेश के युवकों ने, युवतियों ने, बच्चों ने सबको पीछे ढकेल दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, दिल्ली में, पंजाब में, दुबई में, इंग्लैंड में और अमेरिका में। तो यहाँ की जो उप संस्कृति है, यहाँ जो पर्यावरण है, कदाचित प्रतिभा के प्रति उतनी उदासीन है, जिसकी वजह से प्रतिभा खुल के सामने नहीं आती है। ये आपको देखना होगा कि प्रतिभा का प्रागट्य उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो पा रहा है, ये प्रस्फुटित क्यों नहीं हो पा रहा है कि वही बच्चा बॉम्बे, मुंबई जाकर के, कर्नाटक में जाकर के, दुबई और अमेरिका में जाकर के वो करोड़ों की कंपनी खोल लेता है, और यहाँ पर 2 जून की रोटी जुटाना उसके लिए मुश्किल होता है। वही जो खाद्य पदार्थ और वही जो खनिज उत्तर प्रदेश में और कंपनी आकर के, नोएडा चले जाइए, आप बुंदेलखंड चले जाइए, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये हम पहले भी कर सकते थे, नहीं किया। तो ये अंतर्मंथन का विषय कि आखिर कारण क्या था, क्योंकि हमने इसकी भी बागडोर और लगाम संगठित अपराधियों के हाथ दी थी, जिन्होंने दोहन पूरा किया और जनता को लाभान्वित होने से रोका। नकल माफिया ने प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ने दिया। प्रदेश ने वो भी समय देखा है, जिस विकास दुबे की मैंने पहले जिक्र करी, कि पुलिस महकमे में घुस के किस तरीके से चीज़ों को अंजाम दिया जाता था, और सरकार नदारद होकर देखा करती थी, पुलिस प्रशासन भी उसको देखा करता था। तो वो क्या व्यवस्था थी और आज क्या व्यवस्था है कि गाड़ियाँ पलट जाती? संलिप्तता की पराकाष्ठा। ये ऐसे लगता है कि माई बाप आपके तो हमारे त्वमेव माता च पिता नहीं, का बाकी सब कर्म पूरे कर दिए थे। विकास दुबे ना हो गए, वो भस्मासुर हो गए, जो कि थाने में घुस करके मंत्री दर्जा प्राप्त एक व्यक्ति की थाने में दिन दहाड़े हत्या की। कार्रवाई का ना होना, इससे क्या संदेश जाता है? कोई निर्वाचन हो, किसी के हाथ में अगर 10,000 वोट हो तो वो क्या, वो ऐसा सामंत हो गया जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? और जब कार्रवाई हुई तो आपने उसको जातिवाद के ऊपर ला करके उसको ला के टिका दिया। मृतक अगर ब्राह्मण था तो देवेंद्र शाह जो मृतक थे और अन्य 2 कांस्टेबल जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण नहीं थे क्या? केवल अपराधी ही अगर किसी जात वर्ण का है वही उसका जो है ब्रांड एम्बेसडर होगा ब्राह्मणों का, और जो मृतक पुलिसकर्मी थे वो उनका कोई ध्येय या कोई उनका अधिकार नहीं। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा बाटला हाउस से मारे गए, यही हाल उनका भी हुआ। अरे साहब, फर्जी एनकाउंटर, उनको तो पुलिस वालों ने पीछे से गोली मार दिया था। तो ये तो राजनीति का सबसे वो भोड़ा चेहरा है जिसकी जितनी भर्त्सना की जा कम है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हम शहीदों का अपमान करने से नहीं चूकते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हम जातीयता को बिल्कुल आसमान पर चढ़ा के बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऐसी नैतिकता नहीं है कि हम अपना कद इतना ऊंचा कर लें कि हमारा सम्मान हो। इसलिए
उस सम्मान के अभाव में हम जातीयता का एक बैसाखी लगाते हैं। मगर सर इसको भी तो नाम दे दिया जाता है, हमारी पत्रकारिता में कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट अभी अखिलेश यादव को इसी तरीके से मौर्य ये जो जातीय समीकरण सर शुरू से बताया जाता है, एक धर्म विशेष को आप जातीय समीकरण में, और एक सिंगल है मगर एक जातियाँ है, ये जो व्यवस्थाएं पैदा करी जाती है इसको कैसे देखते हैं? ये कट कॉपी पेस्ट का ऐसा खेल है कि इसका ताना बाना बुन करके जिसकी ज़्यादा, आपने कभी पारसियों की आपने कभी भी महिमा मंडित होते नहीं देखा, जबकि हिंदुस्तान का बड़ा भाग इनकम टैक्स या प्रोडक्शन जिम्मेदारी पारसी है, क्योंकि वो एक वोट बैंक नहीं है। इसी तरीके से जो वोट बैंक नहीं है उसकी आप चर्चा भी नहीं सुनेंगे। अगर आप वास्तव में जनता के बारे में आप पीड़ित और आपके अंदर दर्द होता तो राष्ट्रपिता की तरह कहते प्रत्येक भारतीय का मूल्य है, प्रत्येक भारतीय किसी भी जात संप्रदाय बिरादरी का हो, अगर दुर्बल वर्ग से है तो विशेष तौर पर उसका ध्यान रखा जाएगा, अन्यथा सब भारतीय समान हैं, सबका सम्मान बराबर है और किसी के न अपमान न किसी की उपेक्षा। लेकिन हमें देखता है राजनीति में शुद्ध लाभ, लाभ कहाँ पर है, और जहाँ लाभ उसी तरफ बहाव, और चूंकि लाभ वहाँ है बहाव से, जिसको आप सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, इसको मैं सोशल मैनिपुलेशन कहता हूँ। आपने कभी नहीं कहा कि हम सिखों को ले आएंगे क्योंकि वोट बैंक नहीं यूपी में, आपने कभी नहीं कहा हम जैनों को लाएंगे क्योंकि वोट बैंक नहीं है, आपने पारसी को नहीं कहा। तो आपका दिमागी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, दिमागी धूर्तता तो इसी से होगी जो तथाकथित सोशल इंजीनियरिंग आपके वोट बैंक को एक तरफ इकट्ठा करके आपकी मत पेटिका में डालने का ये कुंसित षड्यंत्र है।